हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने अर्गेटिव वर्ब पे का थोड़ा सा रेफरेंस दिया था कि अर्गेटिव वर्ब क्या होता है। आज आपको मैं उस अर्गेटिव वर्ब का पूरा लिस्ट आपको दे रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इतने ही नहीं होते, बट आपके पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा मोर देन एनफ है और आप इसको एक एग्जाम्पल मान के आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने अर्गेटिव वर्ब में यही कहा था कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके दो मीनिंग आते हैं। एक इसका मीनिंग ट्रांजिटिव का होता है और एक मीनिंग इंट्रांजिटिव का होता है। जब ट्रांजिटिव का मीनिंग होगा तो तुम्हें उसका वॉइस चेक करना होगा कि उसका डूअर है, ऑब्जेक्ट है, तो वो एक्टिव में जाएगा, और अगर उसका डूअर गायब है तो वो पैसिव में होगा, और अगर उसका मीनिंग इंट्रांजिटिव का है तो वो हमेशा एक्टिव में होगा। जैसे, और आप इसमें देख लीजिए जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे एक एक वर्ड मेरे को दिखाई पड़ रहा है, शायद यहां पे मुझे नहीं दिख रहा है। जैसे स्टॉप एक वर्ड ले लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे ही सबको बताता हूं, कोशिश करता हूं। स्टॉप ले लो। अगर मैं लिखूं द ट्रेन स्टॉप्ड एट द हॉल्ट एट द स्टेशन, आप जरा देखो, अगर आप हिंदी से हो तो शायद यहां पे जो मीनिंग आ रहा है वो आ रहा है ट्रेन रुकना, ट्रेन रुकी। बट अगर मैं इसको एक सेंटेंस लूं, द प्रोटेस्टर्स stopped the train at the station, तो यहां पे मीनिंग आ रहा है रोकना। अब जरा सोचो कि अगर मैं इस मीनिंग का इस्तेमाल करूं तो आपका स्टॉप का तो इंट्रांजिटिव मीनिंग हो गया, जो इसका सब्जेक्ट वही बनेगा जो रुकेगा। लेकिन यहां पर देखो, किसी ने रोका और उन्होंने ट्रेन को रोका, तो इसका वॉइस का एरर आ सकता है। जैसे मैं एक आया हुआ क्वेश्चन आपको दूं, when I took the medicine, एग्जैक्टली ऐसे नहीं था, my teeth was stopped aching। जरा सोचिएगा, मैंने स्टॉप को पैसिव में यहां इस्तेमाल किया, माई टीथ वॉज स्टॉप्ड। अब अगर इसके मीनिंग को तुम देखो तो इसका मीनिंग एक्चुअली इंट्रांजिटिव का रहा है। मेरे दांत से दर्द होना बंद हो गया, रुक गया। मेरे दांत ने रोका कुछ नहीं है, या किसी ने मेरे दांत को रोका नहीं है। तो हमने यहां पे इंट्रांजिटिव के मीनिंग का इस्तेमाल किया और तभी हमने इसको पैसिव बनाया, और ऐसा ही एरर आपको चेक करना होगा। सो आपका यहां से वॉज हटेगा और तब सेंटेंस सही होगा। सोचो, अब अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके पास ये जितने सारे वर्ब्स हैं, जैसे बिगिन, ब्रेक, ब्रेक का मतलब टूटना भी होता है और तोड़ना भी होता है। बिगिन का मतलब शुरू करना भी होता है और शुरू होना भी होता है। अब अगर शुरू होने का मीनिंग है तो वो इंट्रांजिटिव है, द प्रोग्राम बिगेन एंड द चीफ मिनिस्टर बिगेन दिस द स्कीम। माई ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया, एंड आई ब्रोक द कवर ऑफ माई सेल फोन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो वहां पे एक जगह पे तोड़ना है, एक जगह पे टूटना है।
अब उसी हिसाब से तुम्हारे पास इतने सारे वर्ब्स हैं, जैसे कुकिंग के पार्ट में इस्तेमाल होता है, द वाटर फ्रीजेज, जम जाता है, एंड यू शुड फ्रीज द आइसक्रीम, तुम बर्फ को या आइसक्रीम को जमाओ। अगर मैं तुमको बोलूं कि मछली बहुत अच्छी फ्राई हुई है, तो द फिश हैज फ्राइड, फ्राई हुई है, एंड यू शुड फ्राई द फिश, तुम्हें मछली को फ्राई करना होगा। व्हीकल, गाड़ी क्रैश, माई कार क्रैश्ड, एंड द इंजीनियर्स क्रैश द कार टू नो द ड्यूरेबिलिटी। इंजीनियर्स कार को क्रैश करते हैं, मतलब वो जानबूझ के धक्का मारते हैं। और कुछ चीजें जैसे द गन फायर्ड, बंदूक चल गई, एंड ही फायर्ड द गन, उसने बंदूक फायर किया। फ्लाई, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एंड द पायलट्स फ्लाई द एरोप्लेन। सो आपके पास इतने सारे वर्ब्स हैं जिनको हम अर्गेटिव में, अब अगर तुम वॉइस देख रहे हो तो ये तुम्हारे एक्सेप्शनल केसेस में आएंगे। जब इन वर्ब्स का इस्तेमाल होगा तो चूंकि दो वर्ब्स है, मैं बार बार तुम्हें कुछ अलग अलग बता रहा हूं कि इन चीजों को, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनका अलग ध्यान रखना होगा। एक और एक्सेप्शनल केस आप देखो, मैंने दो और वर्ब्स अलग अलग से रखे हुए हैं, आप इन पे ध्यान दीजिएगा। इनको एक्चुअली लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, जिनको ग्रामर में, टेक्निकल भाषा में कॉपुला भी नाम दिया जाता है। कॉपुला, या बोलचाल की भाषा में उनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। ये एक्चुअली क्रिया नहीं होते, जो हम हिंदी में लेते हैं ना क्रिया, एक्शन, ये वो नहीं होते। वर्ब हैं क्योंकि इनके 5 फॉर्म बनते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता, क्योंकि हिंदी के गुणधर्म में क्रिया का मतलब वो जहां पे कोई काम होता हुआ दिखेगा। और अगर मैं बोलूं ही सीम्स सैड, तो कोई काम तो नहीं हो रहा है, और जिसको महसूस हो रहा है वो तो उस सेंटेंस में है भी नहीं ना। ही सीम्स सैड, वो तो मुझे महसूस हो रहा है उदास। तो एक्चुअली इनको लिंकिंग कहा जाता है ये। और इनके साथ एक रूल ये है कि इनके बाद बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद तुम्हें एडजेक्टिव रखना होता है, एडवर्ब नहीं रखना होता है। जबकि वर्ब के साथ एक्चुअली एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन इन वर्ब्स के बाद ही अपीयर्स इनोसेंट, वो इनोसेंट लगता है। ही सीम्स सैड, आई स्टूड, स्टैंड का सेकंड फॉर्म क्वाइट, मैं चुप रहा। देखो, इनके बाद, वर्ब के बाद जो अगर कोई क्वालिफायर डालना होता है, जैसे राम इज प्लेइंग, तो आगे में मैं नाइसली डालूंगा। वर्ब का क्वालिफायर एडवर्ब होता है, बट ये चूंकि क्रिया नहीं है, इनका काम अपने सब्जेक्ट को अपने आगे वाले एडजेक्टिव या नाउन से खाली अटैच कर देना है। और कहा जाता है कि इसको इजी, तुम सीधे ऑक्सिलरी वर्ब से भी अगर तुम इसको रिप्लेस कर दो ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही सिम्स सैड, ही इज सैड। इज और सिम्स में अंतर इतना ही है कि एक में महसूस हो रहा है, एक में कंफर्म्ड है, बट बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, इनको एक्चुअली ग्रामर में इंट्रांजिटिव कहा जाता है। इंट्रांजिटिव, अगर इनका ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव डिसाइड करना हो तो इंट्रांजिटिव कहा जाता है। और बीइंग इंट्रांजिटिव, ये हमेशा एक्टिव में ही रहेंगे, इनका कभी पैसिव नहीं बनता, इनका कभी पैसिव नहीं बनता। तो वॉइस में तुम्हारे पास जब एक्सेप्शनल केसेस में एक डबल ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, ध्यान देना मैं एक्सेप्शनल केसेस को काउंट कर रहा हूं, एक तुम्हारा डबल ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट आएगा, व्हाट और होम दोनों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों, तो वो एक्टिव बनेगा। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि डूअर गायब करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देता है, जैसे राम वाज गिवन अ पेन। एक डबल ऑब्जेक्ट वर्ब, दूसरा अर्गेटिव वर्ब, उनके दो दो मीनिंग होते हैं, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव।
एंड अकॉर्डिंगली सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार डिसाइड करके कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तुम्हें उसका वॉइस चेक करना होगा। तीसरा, तुम्हारे लिंकिंग वर्ब्स जो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं, ये हमेशा एक्टिव होंगे। और चौथा, लास्ट पार्ट, इनको मैंने अनकॉमन पैसिव में रखा है, दे आर अनकॉमन। जैसे मैं तुमको बोलूं, एक सेंटेंस में देता हूं, मैं इसी में, जैसे मैं से लगाता हूं, से वर्ड को अगर मैं लिखूं, गांधी जी इज सेड टू हैव सपोर्टेड नेहरू ओवर बोस। मैंने एक सेंटेंस दिया, गांधी जी सेड टू हैव सपोर्टेड नेहरू ओवर बोस। और ये सेंटेंस, इस पे थोड़ा मेरा अपना एक एडवाइस कि थोड़ा कंट्रोल करो, इससे जब सेंटेंसेस तुमको बनाने आएगा ना तो बड़े अच्छे बनते हैं। देखो, अब अगर मैं इतने सेंटेंस का आपसे मीनिंग जानना चाहूं, इतने दूर का, तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव अ हिंदी मीनिंग। और शायद इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना संभव ही नहीं है जैसे लिखा हुआ है। ध्यान रखिए, इसीलिए इनको मैंने अनकॉमन पैसिव कहा। इनके साथ क्या होता है कि इनके साथ सिंथेसिस का रूल चलता है। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब देर आर टू सेंटेंसेस, दे आर कंबाइंड एंड दे आर रिटन एज वन सेंटेंस। जैसे इस सेंटेंस को अगर आप सोचो तो इसकी हिंदी करनी भी बहुत आसान है और ये समझने में भी आसान है। और इसी वर्ब का एक लिस्ट मैंने आपको दिया है, ये जो लिस्ट है वो उसी वर्ब के ग्रुप का है। अब इनका जब हम सिंथेसिस करते हैं इन सेंटेंसेस का, तो कैसे करते हैं कि दैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट, इसको मैं यहां पे ले आता हूं, इट के जगह पे इट को रिप्लेस कर दूंगा। तो अभी क्या हो जाएगा, गांधी जी इज सेड। इसका मतलब ये होगा, इट इज सेड दैट गांधी जी, ही इज क्लेम्ड, मतलब इट इज क्लेम्ड दैट ही, और ही के बाद का आगे जो भी सेंटेंस होगा। द कार इज एस्टिमेटेड टू, आगे में जो भी लिखा जाए, इट इज एस्टिमेटेड दैट द कार। इन वर्ब्स के साथ जो सब्जेक्ट आ रहा है, द कार, ही इज बिलीव्ड, ही इज क्लेम्ड, ही इज एलिज्ड, वो एक्चुअली ही, द कार, गांधी जी, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट, इस वर्ब के सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैंने लिखा इन वर्ब्स के साथ गांधी जी सेड, तो गांधी जी सेड के सब्जेक्ट नहीं है और इससे मतलब ही नहीं है उस वर्ब से, इसलिए अनकॉमन है ये। इस वर्ब से गांधी जी को कोई मतलब नहीं है, गांधी जी अगले वाले वर्ब के डूअर है, अगले वाले वर्ब के, इसीलिए ये अनकॉमन पार्ट में है। अब आपको जब ये ऐसा लिखा जाए इन वर्ब्स के साथ तुमको पैसिव दिखाई पड़े, तो इसको हटा के अगर समझने का हो, इट लगा दो और इस वर्ब को इस सेंटेंस के साथ जोड़ के, इस वर्ब के साथ जोड़ के एक अपना सेंटेंस बना लो। अब ये टू हैव सपोर्टेड क्यों है, क्वेश्चन ये होता है, टू हैव सपोर्टेड क्यों है, टू सपोर्ट क्यों नहीं है, इसका अपना एक कारण है। आप जो भी कह रहे हो, जो भी कह रहे हो आगे में, ये कह तो आप अभी रहे हो, ऐसा कहा जाता है, कब कहा जाता है, अभी कहा जाता है। और ये काम जो हुआ है सपोर्ट करने वाला, जब आप उस बात को सोच रहे हो उसके ये पहले हो चुका है। तो ये परफेक्ट इंफिनिटिव, परफेक्ट इंफिनिटिव इनफैक्ट पास्ट का एक पार्ट होता है। परफेक्ट इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर होता है टू हैव V3। हम लोग कभी जब इंफिनिटिव की चर्चा करेंगे तो मैं इसका यूज बताऊंगा आपको। ये एक्चुअली पास्ट का होता है। तो जिस वक्त में ये काम हो रहा है, ये काम उससे पहले हो गया, तो आप टू हैव V3 लगाओगे। सपोर्ट करने वाला काम पहले हुआ, अब आप उसके बारे में बात कर रहे हो।
अगर ये काम अभी ही हो रहा है तो आप टू भी वन लगाओगे। सो इसको आप ऐसे फॉर्मूला वाइज बना सकते हो। टू हैव V3 मतलब हैपेंड इन पास्ट, पास्ट का मतलब बिफोर दिस वर्ब, और टू भी वन का मतलब एट प्रेजेंट, जिस वक्त आप बोल रहे हो उसी वक्त ये काम भी, ये वाला काम भी हो रहा है। जैसे ही इज बिलीव्ड टू बी रिच, इसको आप ऐसे लिखोगे, इट इज बिलीव्ड दैट ही इज रिच, ऐसा माना जाता है कि वो धनी है। अभी अगर हम मान रहे हैं कि वो कभी धनी रहा हो पास्ट में, अभी धनी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ही इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिच। यहां ये बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इज का थर्ड फॉर्म है, मींस बी का थर्ड फॉर्म है। ही इज बिलीव टू हैव बीन रिच मतलब अभी उसको देख के लगता है, ऐसा हम मानते हैं कि पहले वो धनी था, यहां पे अभी भी है। सो इन वर्ब्स के साथ जब पैसिव बनता है तो उसका स्ट्रक्चर, उसका मीनिंग एकदम अटपटा होता है। और मैंने सिंथेसिस क्यों कहा, क्योंकि ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को मिला के हम उसको ऐसे लिखते हैं, और इसका यूज तुम्हारे न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा होता है। और जब ये होता है और आपको अगर मान लीजिए कि आइडिया नहीं है इसके बारे में ना, तो इस सेंटेंस को समझने में, इसके मीनिंग को निकालने में आपको बहुत परेशानी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अब ऐसा लिखा गया तो इसका मतलब इट इज सपोज्ड दैट द गवर्नमेंट, अब आगे में मैं टू हैव भी थ्री लगाऊंगा, टू भी वन लगाऊंगा, डिपेंड करेगा कि जिस वक्त मैं ये सपोज कर रहा हूं उसके साथ ही काम चल रहा है या उसके पहले काम हो गया। मेरे मन में जो सेंटेंस आया मैंने बना दिया, कोई प्लानिंग नहीं किया था। द गवर्नमेंट इज सपोज टू हैव बीन इन्फॉर्म्ड। अब देखो मैं जानबूझ के इस सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए, इस पार्ट को पैसिव बनाने के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। अब इन्फॉर्म किसी भी तरह के वर्ब में नहीं है, ना तो वो डबल ऑब्जेक्ट वर्ब है, ना वो लिंकिंग वर्ब है, ना वो अर्गेटिव वर्ब है, ना ही वो स्पेशल वर्ब है। तो इसका आपका नॉर्मल ट्रांजिटिव वर्ब है। किसने इन्फॉर्म किया, किसको इन्फॉर्म किया। अब इसका जो इन्फॉर्म करने वाला है वो सेंटेंस में नहीं है, चूंकि, और मैंने क्या कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब में जब गायब होगा तो डूअर गायब होगा, और चूंकि डूअर गायब है इसीलिए इस टू हैव भी थ्री को, इस टू हैव भी थ्री को मेरे को पैसिव में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका भी डूअर गायब होगा ट्रांजिटिव वर्ब का वो पैसिव में जाएगा। तो अभी इस सेंटेंस को मैं अगर नॉर्मल करके लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, इट इज सपोज्ड दैट द गवर्नमेंट was informed of the, ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट को टेररिस्ट के एक्टिविटीज के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। देखो यहां पे गवर्नमेंट वाज इन्फॉर्म्ड, यहां पे देखो गांधी जी ने चूंकि सपोर्ट किया था इसलिए एक्टिव में हमने रखा। अब अगर नेहरू यहां पे आ जाते ना तो नेहरू हैड बीन सपोर्टेड, तो फिर बन जाता नेहरू इज सेड टू हैव बीन सपोर्टेड बाय गांधी जी ओवर बोस। अगर मैं नेहरू को ले आऊं तो ये तो पैसिव बनेगा ही बनेगा। अब सपोर्ट वर्ड का ये जो सब्जेक्ट है जिससे वो जुड़ा हुआ है उसका वो डूअर नहीं होके ऑब्जेक्ट हो गया, तो हैव बीन सपोर्टेड हो जाता। अभी आप ये ध्यान रखो कि आपको अब इसके आगे में मैंने जितने भी अलग अलग तरह के वर्ब हैं जो एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, इन एक्सेप्शनल केसेस को आपको खुद से लिख के, खुद सोच के इसको आप पहले कवर अप कर लो। इन एक्सेप्शनल केसेस में वो नॉर्मल थियरी नहीं लगेगा, और इनके अलावे जो वर्ब्स बचते हैं वो नॉर्मल ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हैं, पहचानना है उनको, एंड अकॉर्डिंगली
उसके बेस पे आपको उस वर्ब का वॉइस डिसाइड करना पड़ेगा, डूअर और ऑब्जेक्ट। मैं आपको इसके साथ, अगर आपको वॉइस के बारे में, जैसे किसी ने मेरे को यूट्यूब पे लिखा था कमेंट में कि डिटेल में पढ़ाइए, भाई जितना डिटेल मैं जानता हूं, शायद ये डिटेल तो आप देख रहे हो कि मैं पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ये इसके बाद अभी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना जरूरी है, जिसमें ये ना हो, या अगर ये होंगे भी तो आपको याद करना पड़े। अब आपको कुछ क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि आपको वॉइस को चेक कैसे करना होता है, क्योंकि वॉइस सेंटेंस के मीनिंग को, वर्ब के टाइप को अकॉर्डिंगली समझ के उसके वॉइस का डिसीजन करना होता है सेंटेंस में। अगर आप इनको कवर अप कर चुके हो तो उसके बाद जब मैं जो प्रैक्टिस करूंगा, कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस का, तो वो आपके लिए 100% फ्रूटफुल होगा एंड यू शैल बी एंजॉयिंग दैट। वो उसे तुम अप्लाई कर ले सकते हो आराम से। सो आई थिंक कि अगले वाले जो सेशन होंगे इसके बाद वाला, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा अलोंग विद ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का नॉर्मल थ्योरी, एक्सेप्शन को छोड़ के नॉर्मल थ्योरी का थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस। और याद रखिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये प्योर वॉइस है। सो आप लोग इनको रिवाइज कर लो, सो दैट कि नेक्स्ट वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले सेशन में आपको प्रैक्टिस अच्छा मिले। नंबर 1। नंबर 2, एक रिक्वेस्ट था आपको, थोड़े कमेंट्स, अगर आप लोग में से जितने भी लोग व्यू करते हो, अच्छा लगे या बुरा लगे, थोड़े कमेंट्स ज्यादा मेरे को करो। मेरे से लोग डिमांड कर रहे हैं कि कमेंट्स ज्यादा आना चाहिए। आप शायद ध्यान रखोगे। मैं वॉइस के कंक्लूडिंग पार्ट को अगले वाले वीडियो में अपलोड करता हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।